हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का चैप्टर 7, जो कि रीजनल एस्पिरेशंस है, उसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना था कि रीजन जो होते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो स्पेसिफिक रीजन से अलग अलग डिमांड उठती है। ठीक है, ऑटोनॉमी की बात करते हैं वो लोग। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है, उसमें भी जो अलग-अलग रीजन्स को है, अलग-अलग जो इम्पोर्टेंस भी दी गई है, मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे कि ना, जम्मू एंड कश्मीर को जब भी हमारे देश में मिलाया गया था, उसको आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल 371 के तहत जो है कई सारे स्टेट्स को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसकी वजह से टेंशन भी हो जाती है देश में, है ना? क्योंकि वो जो स्टेट होता है ना, वहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो है कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो डिमांड करने लगते हैं कि हम जो है स्पेसिफिक अपनी कंट्री बनाएँगे, है ना? तो कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमने जम्मू एंड कश्मीर का समझा था कि ठीक है, तो आर्टिकल 370 के तहत इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। कई सारी जो है स्पेशल छूट दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर्स दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी। अभी जो है हमको पंजाब के बारे में देखना। ओके, तो हमने ये द्रविडियन मूवमेंट भी समझा था। और ये सारी चीज़ें समझ चुके थे। तो हमें पंजाब से कवर करना था, ठीक है? तो डिकेड जो था 1980s का अगर बात करें, तो उस टाइम पर ना कई सारे डेवलपमेंट्स हुए पंजाब में। सोशल कंपोज़िशन जो स्टेट का था चेंज हो गया था विद पार्टीशन। ओके, तो क्या हुआ था कि पंजाब से जो हरियाणा अलग कर दिया गया था, और पंजाब जो है पंजाब अलग कर दिया गया था, ठीक है? और हिमाचल प्रदेश को भी अलग किया गया था। तो पहले तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर पंजाब में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे, क्योंकि जो है उस टाइम पर माइग्रेशन भी बहुत हुआ था, ठीक है? आधा पंजाब उनने रख लिया था पाकिस्तान ने, और आधा हमारे देश के पास में आया था। उसके बाद में जो है फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी बनाए गए। ओके, लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया जब हमारे देश में रिऑर्गनाइज़्ड किए गए थे लिंग्विस्टिक लाइन्स में स्टेट। पंजाब जो है 1966 तक क्रिएशन ऑफ पंजाबी, मतलब कि पंजाब जो है 1966 में बनाया गया था। पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, तो ये लोग बोल रहे थे कि पंजाबी जो बोलते हैं उसको अलग स्टेट बना दो। जैसे कि गुजराती वालों को अलग बनाया गया था, महाराष्ट्र को अलग बनाया गया था। तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही ये भी बनाया गया था स्टेट। अकाली दल एक ग्रुप है वहाँ का, जो कि 1920 में फॉर्म हुआ था। एक पॉलिटिकल विंग है सिख सिख जो ग्रुप्स हैं उनकी। तो इस ये ना मूवमेंट चलाते थे पंजाब सूबा का। इन्होंने चलाया था कि पंजाब को अलग से स्टेट दिया जाए, है ना? स्टेट हो। तो आज के टाइम पर भी देखिए तो सिख जो है मेजॉरिटी में है पंजाब में। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, आफ्टर द रीऑर्गनाइजेशन, जब रीऑर्गनाइजेशन के बाद में अकालीज जो है पावर में आ गए थे। 1966 में जो है पंजाब क्रिएट कर दिया गया था। 1967 में जो अकाली दल जो थे वो पावर में आ गए थे। 1977 में दोबारा से पावर में आ गए। दोनों ओकेशंस में जो है कोएलिशन गवर्नमेंट रही है। ओके, मतलब कि गठबंधन की सरकार चली है, कोई मेजॉरिटी में नहीं था। तो अकालीस को लग रहा था, जो उनका दल था, तो रीड्रॉ तो कर दी गई है बाउंड्री, पर उनकी पॉलिटिकल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है? कमज़ोर थी उनकी पॉलिटिकल पोजीशन, और उसको भी खतरा था। पहले तो गवर्नमेंट जो थी डिसमिस कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमने आपको बताया ना बार-बार, जो है आर्टिकल 356 का हमारे देश में यूज़ किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को हटाने के लिए। ठीक है? तो और सेकंड चीज़ थी कि इनको उतना सपोर्ट भी नहीं था, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था हिंदूज़ के बीच में भी। थर्ड चीज़ थी कि सिख कम्युनिटी, जैसे कि दूसरी अदर रिलीजियस कम्युनिटी है, इंटरनली डिफरेंशिएटेड थी ऑन द कास्ट एंड क्लास लाइन। जैसे दूसरी जो अलग-अलग हमारे देश में जो रिलीजन है, तो कम्युनिटीज़ हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न देखने को मिलता है। एक तो रिलीजन रिलीजन आपस में कंपेयर करते रहते हैं लोग, है ना? तो इसके बीच में जो है बेसिक जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है? और फिर जो है रिलीजन के अंदर भी, जैसे कि हिंदुइज़्म में अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें चलती थी, ओके? जो वर्ण सिस्टम चलता है जिसकी वज़ह से बहुत भेदभाव होता है। वैसे ही सिख के अंदर भी इंटरनली डिफरेंशिएटेड थे ये लोग भी, कास्ट के बेसिस पे और क्लास लाइन्स पे।
क्योंकि ना अगर कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता था दलित का, जो कि हिंदू और सिख दोनों में जो दलित थे उनका सपोर्ट जो है कांग्रेस को मिलता था। अकालीस को उतना नहीं मिलता था, ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इसके पीछे की सिचुएशन 1970s में ना कुछ सेक्शन अकालीस के उन्होंने डिमांड की कि हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए रीजन में। ओके, तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ रेज़ोल्यूशन पास किया था इन्होंने आनंद साहिब रेज़ोल्यूशन 1973 में। तो ये अपना एक डॉक्यूमेंट निकाल के लाए, इन्होंने कहा कि हमको जो है ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, जो उस रीजन में। आनंदपुर साहिब रेज़ोल्यूशन जो है, उन्होंने फ़ोकस किया किस चीज़ पर रीजनल ऑटोनॉमी में। मतलब कि रीज ऑटोनॉमी क्या हुआ? अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलना, है ना? तो वो चाहते हैं कि जो चाहे कर सकें, है ना? उस रीजन में। वो चाहते थे रीडिफाइन की जाए सेंटर स्टेट रिलेशन को कंट्री में। दोबारा से जैसे सेंटर की यूनियन गवर्नमेंट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन है, दोबारा से रीडिफाइन किए जाएँ। अभी क्या होता है कि कई सारे ऐसे कानून अगर बनाए जाते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पहले कानून बना दिया है तो वही प्रिवेल करता है, ठीक है? तो ऐसे ही ना कई सारे रिलेशंस हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कानून से रिलेटेड पावर होती है, इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड पावर होती है, तो हमारे देश में ना ज़्यादा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। इसलिए जो है ये लोग बोलते हैं कि स्टेट को ज़्यादा पावर दो, स्टेट को ऑटोनॉमी दो और ज़्यादा। इस रेज़ोल्यूशन में ना और भी चीज़ें थी जैसे कि एस्पिरेशंस की बात करते थे सिख कौम की कम्युनिटी की, ठीक है? इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये जो है बोलबाला होना चाहिए, डोमिनेंस और हेजेमनी होनी चाहिए सिख की, ठीक है? मतलब इनका ही परचम चले, इन्हीं की बस चले, है ना? उस रीजन में। तो रेज़ोल्यूशन जो था स्ट्रेंथन करना चाहता था फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है? फेडरलिज्म क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है। अब हमारे यहाँ का फेडरलिज्म जो है कभी-कभी हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, कभी-कभी जो है फेडरलिज्म देखने को मिलता है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की अलग-अलग पावर है, जो कि हमारा संविधान देता है। ओके, 7th शेड्यूल में आपको पढ़ाया था हमने कि 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है? 7th शेड्यूल में जैसे कि यूनियन लिस्ट होती है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों जन कानून बना सकते हैं, ठीक है? और रेसिडरी पावर जो है किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। मतलब ऐसे कोई सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो ये लोग चाहते हैं कि फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग किया जाए। कई सारे ऐसे जो है सेटअप किए गए थे सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो है रिकमेंडेशन करने के लिए। तो आनंदपुर साहिब रेज़ोल्यूशन बोलता था कि और ज़्यादा ऑटोनॉमी दो स्टेट्स को, है ना? मतलब स्टेट की पावर को इंक्रीज़ करो। तो रेज़ोल्यूशन जो था लिमिटेड अपील थी सिख मासेस में मतलब कि लोगों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा था इसका इस रेज़ोल्यूशन का, ठीक है? कॉमन लोगों को क्या चाहिए ना, आम जनता को इतना ये लोग चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, ठीक है? मतलब उनको चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी रहे, अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले उनको, तो ये काफ़ी होता है ना? फ्यू इयर्स लेटर कुछ सालों बाद है अकाली गवर्नमेंट को जो है डिसमिस कर दिया गया था 1980 में। अकाली दल ने लॉन्च किया मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड नेबरिंग स्टेट। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है मुद्दा उठाती है ताकि इलेक्शन में वो जीत सकें। तो अब इनने मुद्दा उठाया था वाटर से रिलेटेड जो है उनके आस-पास के स्टेट्स में पंजाब में जो है पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रिवर बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से आपस में जो है स्टेट्स लड़ते हैं। आपने सुना होगा कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट ओके तो बहुत ही फेमस है ना? तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी के बीच में है और केरला, ठीक है? तो कुछ सेक्शन जो थे रिलीजियस लीडर्स जो थे, उन्होंने क्वेश्चन किया ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी के ऊपर। मतलब ये लोग सब अपने मुद्दे उठा रहे थे, ठीक है? तो अलग-अलग ताकि जो है आगे लेकर चल सके चीज़ों को, है ना? तो ये मास्टर तारा सिंह हैं, तो इनके बारे में दिया हुआ ये प्रोमिनेंट सिख रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है? वन ऑफ द अर्ली लीडर थे ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी है, उसके। ये लीडर रह चुके हैं अकाली मूवमेंट के सपोर्टर थे फ्रीडम मूवमेंट के बट अपोज़ करते थे ये कांग्रेस की पॉलिसी नेगोशिएटिंग ओनली विद द मुस्लिम मतलब कांग्रेस की पॉलिसी थी, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ मुस्लिमों से बात करती है, तो अपोज़ थे इस पॉलिसी के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, ये एक सीनियर और मोस्ट जो है मतलब कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि पंजाब बनाया जाए उसको। तो इनके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर संत हरचंद सिंह लोंगोवाला के बारे में दिया गया है, ठीक है? 1932 से 1985 तक इनका टाइम पीरियड रहा।
तो सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर थे ये। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था मिड 60s में। अकाली के लीडर भी रह चुके हैं, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अकाली दल के 1980 में। इनका जो है एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन किया था जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ में। जो डिमांड्स थी अकाली दल की उसको रखा था सामने और फिर असैसिनेट हो गया था इनका। किसी सिख यूथ ने इनको जो है इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है? अब देखो वॉयलेंस यहाँ पर साइकिल ऑफ वॉयलेंस शुरू हो रहा है। पहले के लोग जो थे मतलब पहले के जो लीडर्स थे अकाली में वो मॉडरेट थे, वो चीज़ों को लेकर के चल रहे थे बातचीत के थ्रू, ठीक है? लीडर जो था मूवमेंट का अब पास हो गए थे मॉडरेट से अकाली से अब एक्सट्रीम हो गए थे। मतलब कि अब जो है थोड़े एक्सट्रीम एलिमेंट्स आ गए हैं, जो कि आर्म्ड हथियारों का यूज़ करते हैं, आर्म्ड इंसर्जेंसी करते हैं, ठीक है? तो ये मिलिटेंट्स जो थे, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था सिख होली शरीन में जो कि गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। जो एक्सट्रीम वाले हैं ना मतलब बातचीत नहीं करते, सिर्फ हथियार चलाते हैं, ठीक है? वॉयलेंस के थ्रू चीज़ों को अपनी अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, वो जो है गुरुद्वारा जो है ना गोल्डन टेम्पल अमृतसर, वहाँ पे जाकर के छुप गए थे, ओके वहाँ पर। तो इसकी वज़ह से क्या हुआ, जो है जो गोल्डन टेम्पल था ना वो एकदम हथियारबंद जो है एकदम आर्म्ड फोर्सेस वो सब लग गई थी वहाँ पर, हथियारों से एकदम घिर गया था, है ना? क्योंकि वहाँ पर अंदर इतने सारे जो है आर्म्ड जो हथियार वगैरह लेकर के वो ग्रुप बैठे हुए थे। जून में 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, ओके? तो ये कोड नेम था। आर्मी एक्शन किया गया था गोल्डन टेम्पल में ताकि इन जो ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है ना जो कि वॉयलेंस फैला रहे हैं, इनको खत्म किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए वहाँ से, है ना? तो इस ऑपरेशन में जो है गवर्नमेंट अच्छे से सक्सेसफुल हुई थी और मिलिटेंट्स को उन्होंने बाहर निकाल दिया था, अलग कर दिया था वहाँ से, ठीक है? बट इसकी वज़ह से डैमेज भी हो गया था जो हिस्टोरिक टेम्पल था, है ना? और इसकी वज़ह से सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे सिख के, है ना? हर कोई जो है रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, मंदिर वगैरह, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात आती है, ठीक है? चर्च की बात आती है, तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं ना? तो इसलिए सेंटिमेंट्स जो है बहुत अफ़ेक्ट हुए थे ना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं लोग अपने रिलीजन से। तो बहुत सारे जो सिख हैं इंडिया में और अब्रॉड थे, तो मिलिट्री ऑपरेशन को वो अटैक की तरह देख रहे थे। उनके जो उनका रिलीजन है, उनका फ़ेथ जो है, उसका भरोसा है उन पर, ठीक है? मतलब कि लोगों को लग रहा था कि ये जो है अटैक किया गया है ना गवर्नमेंट ने सिख के ऊपर। सिख जो इनकी भावनाएँ हैं, उनका फ़ेथ है उस पर। इसकी वज़ह से ना मिलिटेंट्स को और बूस्ट मिल गया और ये लोग क्या करने लगे और ज़्यादा जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, मिलिटेंट थे, उन्होंने और ज़्यादा दंगे-फ़साद फैला दिए थे। ओके, तो ट्रेजिक टर्न जब हुआ जब सिचुएशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी पंजाब में। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर, तो इनकी भी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 में। उनके ही जो रेसिडेंट में उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको गोली मार दी थी, ठीक है? तो जो असैसिनेंट्स थे ना, जिन्होंने उनको गोली मारी थी, तो वो सिख थे। वो चाहते थे रिवेंज लेना चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ठीक है? आर्मी का एक्शन हुआ, जो गोल्डन टेम्पल में है ना? तो क्योंकि जो है गोल्डन टेम्पल में वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप छुपे हुए थे, उसकी वज़ह से गोल्डन टेम्पल भी थोड़ा बहुत मतलब कि डैमेज हुआ था, होली श्राइन जो था। तो उसकी वज़ह से क्या हुआ कि लोग गुस्सा हो गए थे, तो इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया गया था। तो पूरे देश में देखें तो शॉक हो गए थे इस डेवलपमेंट से। दिल्ली में भी जो है कई सारे पार्ट्स में जो है नॉर्दर्न इंडिया के वॉयलेंस फैल गया था। ठीक है, दंगे हो गए थे सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो इसमें ना बहुत सारे सिख जो थे उनकी जान भी गई थी। तो ये जो वॉयलेंस था ना सिख के अगेंस्ट जो ये ना मतलब हफ्ते तक चला था। ओके, मोर देन 2006 जो है उनकी जान चली गई थी नेशनल कैपिटल में। ओके, और एरियाज जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे वॉयलेंस की वजह से। फिर से दंगे फसाद में हमारा देश फँस गया था। 100 से भी ज़्यादा जो है सिख जो थे उनकी जान गई थी दूसरे पार्ट्स में भी कंट्री में, स्पेशली जैसे कि कानपुर, बोकारो, चास इन रीजन में कई सारी सिख फैमिलीज़ जो हैं अपने मेल मेंबर्स को भी उनकी भी जान चली गई थी उनके, ठीक है? और उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल और हेवी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था। ओके, तो इसकी वजह से ना ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आहत पहुँचाई थी कि गवर्नमेंट ने एक तो ढंग से काम नहीं किया
और जो है नॉर्मल नहीं लेकर चल सके वो सिचुएशन को, है ना? अगर दंगे-फ़साद हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, तो इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो है पीस को वापस लेकर के आना, हार्मनी रिस्टोर करना। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये काम अच्छे से नहीं किया और जो वॉयलेंस फैलाने वाले लोग थे, उनको पनिशमेंट भी नहीं मिली, है ना? क्योंकि जो है हर कोई तो नहीं लड़ेगा ना अपनी फैमिली की सिचुएशन, सिक्योरिटी को कौन खतरा पहुँचाएगा, है ना? सब लोग शांति चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो तो ना जो है जिन्होंने वॉयलेंस फैलाया था, उनको पनिशमेंट भी नहीं मिला। 20 साल बाद जो है पार्लियामेंट में बोला गया 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक्सप्रेस किया रिग्रेट कि ये जो इतनी सारी जो जान गई थी लोगों की और माफ़ी भी माँगी नेशन से एंटी सिख वॉयलेंस के लिए भी, जो इतने सारे लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विमेन जो है पेंटिंग को देख रही हैं, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था ना, उनको जान चली गई थी उनकी। ओके, यहाँ पे देखो ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स दी गई हैं। आर्मी ने कंट्रोल किया वहाँ पर जो है ना? तो बहुत सारे जो 250 टेररिस्ट एंड 59 जवान्स की जान गई थी उसमें, जो गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन चलाया गया था। है ना? सरेंडर किया गया था लोगों का गोल्डन टेम्पल में भी। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी शॉट एट द कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी उनकी कंडीशन, है ना? तो न्यूज़पेपर का ही बताया है आपको। तो यहाँ पे देखो मनमोहन सिंह का जो स्पीच था वो भी दिया हुआ है कि हेजिटेशन ये है कि वो माफ़ी माँग रहे हैं सभी सिख कम्युनिटी से, पूरे देश से, जो भी चीज़ें हुई थी 1984 में। ओके, इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि नेशनहुड को तो लेकर के चलना है, जो संविधान में लिखा है उसको भी। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर वो माफ़ी माँग रहे हैं, है ना? तो रोड टू पीस, अब शांति की तरफ चीज़ें बढ़ी, है ना? तो आफ्टर कमिंग टू पावर फॉलोइंग इलेक्शन 1984 में अब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, है ना? तो 1984 में जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी, है ना? तो उनका जो है वो बातचीत की उन्होंने मॉडरेट अकाली लीडर से। अकाली दल में भी 2 तरीके के लीडर्स थे, एक तो जो है एक्सट्रीम वाले थे, है ना? हथियारों का यूज़ करके वॉयलेंस करना, एक थे मॉडरेट वाले, बातचीत के थ्रू सॉल्यूशन निकालना। तो मॉडरेट वालों से बात की 1985 में जो है एग्रीमेंट किया गया हरचंद सिंह लोंगोवाले से, लोंगोवाला जो है प्रेसिडेंट थे अकाली दल के। एग्रीमेंट जो है इसको राजीव गांधी लोंगोवाला अकॉर्ड कहा गया, ठीक है? और पंजाब अकॉर्ड भी कह सकते हो। ये स्टेप था कि जो है हम नॉर्मल चीज़ नॉर्मल कर सकें जो है पंजाब की सिचुएशन, है ना? जो भी दंगे-फ़साद वो सब खत्म कर सकें और उसी में एग्रीमेंट भी हुआ था, एग्री किया गया था कि चंडीगढ़ जो है एक जो वेल प्लान्ड बहुत ही सुंदर सिटी है, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पंजाब को क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही लड़ रहे थे कि हमको चाहिए चंडीगढ़, है ना? तो सेपरेट कमीशन जो है अपॉइंट किया जाएगा ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके पंजाब और हरियाणा के बीच में। एक ट्रिब्यूनल भी सेटअप किया जाएगा ताकि जो डिसाइड कर सके शेयरिंग ऑफ रावी बियास का रिवर जो वाटर है पंजाब में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शेयर करना जो रिवर वाटर का। तो एग्रीमेंट जो है उनने और कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड बेटर ट्रीटमेंट होगा जो भी अफेक्ट हुए हैं मिलिटेंसी इन पंजाब। जो भी सिचुएशन बनी थी 1984 में जिससे लोग जो भी अफेक्ट हुए थे उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा और विथड्रॉ करेंगे। अफस्पा एक्ट है जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है पंजाब में तो उसको भी विथड्रॉ किया गया। जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है ना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे देता है आर्म्ड फोर्सेस को जो हमारी आर्मी है उनको तो वो कहीं भी जो है तलाशी ले सकते हैं किसी को भी गोली मार सकते हैं ठीक है तो मतलब इंटरोगेशन के लिए किसी को भी उठा सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पावर्स दे दी जाती हैं आर्मी के हाथ में जब सिचुएशन जो है सिक्योरिटी को कंसर्न होता है थ्रेट होता है देश में किसी भी एरिया में तो वहां पर अफस्पा लगा दिया जाता है पर पीस जो है इतना इज़िली नहीं आई थी पंजाब में, ठीक है? साइकिल ऑफ वॉयलेंस जो था फिर से कंटिन्यू रहा। मिलिटेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी वॉयलेंस भी जो चलता रहा, जिसकी वज़ह से जो है ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी हुआ। ओके, निर्दोष लोगों की भी जान गई थी। पॉलिटिकली इसकी वज़ह से जो है अकाली दल जो है फ्रेगमेंट हो गया था मतलब बँट गया था। जो इनकी ग्रुप था ना वो भी बँट गया आपस में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इम्पोज़ करती थी जो प्रेसिडेंट रूल स्टेट में, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के तहत इसमें जो है पार्लियामेंट के पास में फिर पावर आ जाती है स्टेट से रिलेटेड भी। नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस जो है सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि नॉर्मली नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, दोबारा से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। फिर वो जो है अपने रीजन के लिए, अपने स्टेट के लिए कानून वगैरह बनाते, तो वो जो है सस्पेंड कर दिया गया था। तो इतना ईज़ी नहीं था रिस्टोर करना पॉलिटिकल प्रोसेस क्योंकि उस टाइम पर जो है एटमॉस्फेयर जो था ना
पंजाब में जो है वॉयलेंस वगैरह फैला हुआ था। लोग बाहर निकलने से भी डर रहे थे, कहाँ से वोट देते, कहाँ से कुछ करते और बहुत ज़्यादा शक भी किया जा रहा था, है ना? जब इलेक्शन हुए 1992 में पंजाब में, ओनली 24% इलेक्टर्स जो थे, मतलब जो सिर्फ 24% लोगों ने ही वोट दिया था। लोग डरे हुए थे, इतना ज़्यादा वॉयलेंस फैला हुआ था। तो मिलिटेंसी जो थी फिर धीरे-धीरे खत्म किया गया इन सब चीज़ों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने, है ना? जो अ, जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे मतलब जो भी वॉयलेंस फैला रहे थे उन लोगों को खत्म किया गया, है ना? बट लॉसेस जो हैं जो हुआ था जो लॉस हुआ था ना पंजाब के लोगों को, सिख को, हिंदूज़ को, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा था। पीस तो आई पंजाब में, मिडल ऑफ द 1990s में शांति भी आ गई थी। तो अलायंस बनाया गया अकाली दल बादल एंड बीजेपी ने अलायंस बनाया और इनकी जीत हुई 1997 में जब नॉर्मल इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए स्टेट में। ओके, तो स्टेट जो था फिर से जो है प्री ऑक्यूपाई कर लिया, पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, सोशल चेंज होने लगा फिर स्टेट में मतलब फिर से लाइन पे आ गया। रिलीजियस आइडेंटिटी जो है इम्पोर्टेंट है जो लोगों के लिए, पर पॉलिटिक्स ने जो है सेक्युलर लाइन्स में भी लोगों को लेकर के आए, है ना? तो रिलीजियस आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट तो है पर हाँ, चीज़ें थोड़ी डाइल्यूट भी हुई हैं, एक्सट्रीमिज़्म से कम हुई हैं, ठीक है? हमने देखा पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर प्रेसिडेंट रूल जैसे पंजाब हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर भी जो है कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, है ना? तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में भी अफस्पा लग चुका है। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पढ़ते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है रीजनल एस्पिरेशन जो है टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गई थी 1980s में। तो रीजन जो है यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। सिक्किम को भी ऐड किया गया इसमें, ठीक है? तो सिक्किम को ब्रदर कहा जाता है इन 7 स्टेट्स का। हुँ। तो इस रीजन में सिर्फ 4% कंट्री की पॉपुलेशन रहती है, पर एरिया जो है बहुत सारा है। ओके, तो फॉरेस्ट वाला माउंटेनियस रीजन है यहाँ पर, है ना? तो स्मॉल कॉरिडोर एक छोटा-सा कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी कहते हैं 22 किलोमीटर का, जो कि कंट्री से इसको कनेक्ट करता है। अदरवाइज़ रीजन जो है शेयर करता है बाउंड्री चाइना के साथ में, म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में और इंडिया का गेटवे है ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, है ना? जो साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि कंबोडिया हो गया, ठीक है? म्यांमार हो गए, है ना? और थाईलैंड हो गए, वियतनाम हो गए, ये सारी कंट्रीज़ जो है इंडोनेशिया ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। तो इनसे कनेक्शन बनाने के लिए, इनसे रिलेशन रखने के लिए गेटवे है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो रीजन जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था। त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स जो है मेघालय के, ये पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जिनको मर्ज किया गया इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में। आज़ादी मिलने के बाद में इनको भी इंडिया में जो मिलाया गया। तो पूरा जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, इसको दोबारा से पॉलिटिकली रीऑर्गनाइज़ किया गया। मतलब इनकी दोबारा से बाउंड्रीज़ जो है रीड्रॉ की गई। ओके और फिर इनको स्टेटहुड भी दिया गया। नागालैंड स्टेट जो है क्रिएट किया गया था 1963 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है सेपरेट किए गए थे, सेपरेट स्टेट बनाए गए थे 1987 में। पार्टीशन हुआ था 1947 का जिसकी वजह से कम हो गया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तो उस टाइम पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है जो पूरा बांग्लादेश भी हमारा था, है ना? तो जो है तो पूरा कनेक्टेड था जो बे ऑफ बंगाल से, है ना? फिर पार्टीशन हो गया तो बांग्लादेश बीच में क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से थोड़े से एरिया से मतलब थोड़ी बेवकूफ़ी भी थी कि मतलब इतना सा कॉरिडोर बस लिया आपने कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, थोड़ा ज़्यादा ले लेते, है ना? थोड़ी ज़्यादा जगह ले लेते। अब इतना सा है अब लोग जो है अब डरते रहती है गवर्नमेंट कि कभी चाइना आके इस कॉरिडोर को कट कर दिया तो हमारा कनेक्शन कैसे होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ओके, यहाँ पे दिया हो ना ये देखो, ये जो है ये बांग्लादेश है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है ना? इतना सा एरिया है जहाँ से हम कनेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बांग्लादेश के साथ में रिलेशन बना कर के ऐसे जो रेलवे लाइन्स जो पहले थी उनको रिवाइव करते हैं कि दोबारा से कनेक्टिविटी हो सके, पर बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज़्म भी बहुत पनपता है। अभी वहाँ पे जो सरकार चल रही है वो इंडिया के एकदम अगेंस्ट में है, पाकिस्तान के फ़ेवर में है।
ओके, तो पॉलिटिकल सिचुएशन अलग होगी तो हम अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। हम जो है म्यांमार के थ्रू ट्राई करते हैं कि यहाँ से कनेक्टिविटी हो सके, है ना? कालाधान मल्टी मोडल जो प्रोजेक्ट भी लाया गया ताकि जो है म्यांमार के थ्रू जो है हम अपने देश के रीजन से कनेक्ट हो सकें, है ना? पर म्यांमार में मिलिट्री क्राइसिस है। ओके, मिलिट्री क्राइसिस मतलब कि मिलिट्री कूप है। वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा कर के मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। ओके, तो म्यांमार में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पनपते हैं वो जो है हमारे यहाँ के जो एक्सट्रीम ग्रुप होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। चाइना की गोद में बैठा रहता है म्यांमार। तो चाइना जो है इनको हथियार सप्लाई करता है, ये जो हमारे देश में जो एक्सट्रीम ग्रुप होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर अशांति मच जाती है। ओके, अभी जो है मणिपुर में इश्यू चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो वॉयलेंस फैला हुआ है। कुछ तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो जो वॉयलेंस फैला देती हैं और कुछ इंटरनली भी होता है। ओके, तो आपको है ये कैपिटल्स भी पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलांग है, ठीक है? नागालैंड कोहिमा, ओके, और मणिपुर की इम्फाल एज़ वेल जो है मिज़ोरम की। अब ये देखो लैंडलॉक हो गया ना, इतना एरिया पूरा जो है कवर कर लिया है बांग्लादेश ने इधर से इधर। पहले जो है ये जो है जो पूरी बाउंड्री थी तो वो अच्छा खासा ट्रेड भी होता था। लैंडलॉक नहीं था तो इकोनॉमी को भी बहुत सपोर्ट मिलता था। तो कट ऑफ हो गया है रीजन जो रेस्ट ऑफ इंडिया से, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है ज़्यादा, है ना? यहाँ पर जो है पहाड़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया है, मतलब कि अच्छा खासा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है यहाँ पर, है ना? और जो रोड वगैरह भी ढंग से नहीं बनी हुई है, ठीक है? बिल्डिंग मतलब कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अब जो है हमारा देश बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी डेवलप करना है। ठीक है, यहाँ की पॉलिटिक्स भी थोड़ा जो है इंसुलेटेड है, ठीक है? मतलब अलग सी रह गई है, अलग से कट गया ना पूरा, देखो ना इतना सा एरिया बस कनेक्टेड है, इतना फोकस भी नहीं करते। अब तो जो है पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर विज़िट करने लगे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गए थे, पहले तो वो भी नहीं जाते थे, है ना? तो प्रेज़िडेंट लेवल पे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस दे रही है। ओके, तो सेम टाइम अगर देखें स्टेट जो है इस रीजन में कई सारे डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए हैं। बहुत सारे माइग्रेंट्स का भी इन्फ्लक्स हुआ है बाजू के स्टेट और कंट्री से। जैसे अभी देखो म्यांमार में जो है रोहिंग्या क्राइसिस हुआ। रोहिंग्या एक कम्युनिटी है, उनको म्यांमार की आर्मी ने मार-मार के भगाया, तो वो लोग कहाँ आएँगे? वो लोग आएँगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और बांग्लादेश में गए। तो जो है हमारे यहाँ जो है ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, ऊपर से बाहर के लोग और एंटर हो रहे हैं। बांग्लादेश में जब 1971 की वॉर हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था यहाँ पर। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहा था। मतलब कि नहीं, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश तो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, है ना? तो इसके ऊपर जो है सॉरी हाँ, मतलब ईस्ट पाकिस्तान ही था बांग्लादेश, तो उसके ऊपर जो है वेस्ट पाकिस्तान ने अटैक किया था। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है यहाँ मेघालय, असम इस तरफ जो है भाग कर के घुस गए थे। ये माइग्रेशन की वजह से ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो सिक्योरिटी का भी इश्यू हो जाता है, बाहर से कोई एंटर हो रहा है, उनके पास ना खाने को है, ना कुछ है, तो उनको पैसे दे कर के किसी क्राइम में भी इंडल्ज किया जा सकता है ना? तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये माइग्रेंट्स का भी इश्यू निकल के आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आइसोलेशन हो गया रीजन का, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है? माउंटेनियस रीजन है, ओके? इसकी वजह से ना नई-नई जो डिमांड्स निकल के आती हैं, ठीक है? बैकवर्डनेस भी है यहाँ पर, उतना डेवलपमेंट नहीं है। ओके, तो कई सारी जो स्टेट्स से डिमांड निकल के आती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, ठीक है? तो स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो कई सारे स्टेट्स को दिया गया है यहाँ पर स्पेशल स्टेटस और 6th शेड्यूल है स्पेशली जिसमें 4 स्टेट्स आते हैं, ठीक है? मेघालय, असम, ओके, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है? तो ये जो है 6th शेड्यूल में स्पेशली इनको जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने का और सारे जो लॉ वगैरह बनाने का स्पेशल इनको जो पावर दी गई है। ठीक है? यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जो कि सारे डिसीजन लेती है इनसे रिलेटेड। तो वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर देखो पूरी म्यांमार से बॉर्डर है, यहाँ पर देखो चाइना से है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया क्लेम करता है, कहता है तिब्बत का पार्ट है। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वीक कम्युनिकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ में रेस्ट ऑफ द इंडिया का उतना कम्युनिकेशन भी नहीं रहता है। ओके, तो ये सिचुएशन ना चैलेंजेस क्रिएट करती हैं। अब प्रेज़ेंट लेवल पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा है, हम अपने देश को लेकर के चल रहे हैं, पर पहले बहुत कम हुआ करता था। तो ये जो इश्यूज़ हैं ना डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, जैसे कि डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी की, ओके ज़्यादा पावर की। यहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ अलग-अलग ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं। जैसे कि नागालैंड में नागा ट्राइब रहती है, मेघालय में गारो ट्राइब भी रहती है,
ओके, तो ऐसे कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी जैसे मणिपुर में कुकीज़ हो, ठीक है? तो अलग-अलग जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। मूवमेंट जो होता है मतलब कि जो आउटसाइडर्स आते हैं ना, उनके अगेंस्ट भी मूवमेंट किया जाता है। बोडो अकॉर्ड भी साइन किया गया था 1985 में, ठीक है? क्योंकि ना जो बहुत सारे बांग्लादेशी भी एंटर हो गए थे जो असम में, तो उनको बोला गया था कि वापस भेज दो। तो अब वो जो है वहाँ पर सेटल हो गए हैं, तो ये इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। मेजर इनिशिएटिव फर्स्ट जो इश्यू लिया गया था 1970s में, ठीक है? ताकि जो है ड्रामेटिक डेवलपमेंट जो था मतलब कि इश्यूज़ देखने को मिले थे, जो कि देखने को मिला। तो अभी हम वही चीज़ें समझेंगे। पहले तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी हम समझते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद में ना सारा का सारा रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा तो इसको असम में मिला दिया गया था। मतलब कि मिला नहीं दिया गया था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर ना मणिपुर एंड त्रिपुरा अलग थे, बाकी सारा का सारा रीजन जो है असम हुआ करता था, ठीक है? इतना बड़ा रीजन हुआ करता था। होम डायनेस्टी का रूल रहता था पहले असम में, ठीक है? तो डिमांड्स थी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, नॉन असामीज़ एरिया थे, तो वो उनको लगता था कि असम गवर्नमेंट ना उनके ऊपर असामी लैंग्वेज इम्पोज़ कर रही है, फ़ोर्स कर रही है उनको असामी लैंग्वेज के लिए, ठीक है? बोलने के लिए। तो जो नॉन असामीज़ एरिया थे, वो चाहते थे कि ऑटोनॉमी मिले उनको। तो ये ना अपोज़िशन होता था, प्रोटेस्ट हुए, दंगे भी हुए स्टेट्स में। असम में पूरे, ठीक है? मणिपुर एंड त्रिपुरा को छोड़ के पूरा का पूरा रीजन असम था। लीडर्स थे बड़ी-बड़ी ट्राइबल जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, वो चाहते थे कि वो सेपरेट हो जाएँ असम से। अभी देखो ना, पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है? मणिपुर हो गया मणिपुर नहीं, मिज़ोरम, ये सब असम का ही पार्ट थे, मेघालय, बाद में इनको अलग कर दिया गया, है ना? तो ये जो है पूरे ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन इन्होंने फॉर्म कर ली थी इन ग्रुप्स ने और लेटर ये ट्रांसफॉर्म हो गए थे इंटू द कॉम्प्रिहेंसिव ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960। ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि हमको सेपरेट स्टेट दे दो, है ना? अलग निकालो असम से। तो ये डिमांड कर रहे थे ट्राइबल स्टेट को निकालो असम से। फाइनली जो है वन ट्राइबल स्टेट बनाया गया, देन सेवरल स्टेट्स बनाए गए असम से, ठीक है? तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया मेघालय को, मिज़ोरम को, अरुणाचल प्रदेश को असम से। त्रिपुरा एंड मणिपुर जो है उनको अपग्रेड किया गया और उनको स्टेटहुड दिया, ठीक है? स्टेट्स के पास में ज़्यादा पावर होती है, स्टेट अपने रिलेटेड जो डिसीज़न होते हैं खुद लेते हैं, है ना? तो कई सारी जो पावर्स आती हैं, अगर आप स्टेट बन जाते हैं सॉरी आप नहीं मतलब कि वो रीजन स्टेट बन जाता है तो। रीऑर्गनाइज़ेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो एक्ट लाया गया था 1972 का उसमें जो है रीऑर्गनाइज़ किया उनको, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री दोबारा से डिफाइन की गई, ठीक है? तो ऑटोनॉमी की डिमांड फिर भी खत्म नहीं हुई, तब भी डिमांड करते रहे वो। असम में फॉर एग्जांपल कम्युनिटीज़ जैसे कि बोडो हो गई, कार्बीज़ हो गए, डिमसा हो गए, ये जो है सेपरेट स्टेट चाहते हैं। ये काम कर रहे हैं ताकि जो डिमांड करते हैं, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को जो है चेंज करते हैं और लोगों को बताते हैं अपनी बातें, ठीक है। पॉपुलर मूवमेंट चलता है इंसर्जेंसी के थ्रू, कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो तो हथियार भी उठा लेते हैं, अपनी डिमांड्स करते हैं ऑटोनॉमी के लिए। ऑफ़न सेम एरिया जो है ये लोग क्लेम करते हैं, मतलब एक एरिया को जो है कई सारी कम्युनिटी क्लेम कर रही हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अशांति हो जाती है, ठीक है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत छोटे-छोटे स्टेट बना दें। ऑलरेडी छोटे हैं, है ना? अभी भी हमारे देश में 28 स्टेट है, तो और छोटे नहीं बना सकते, ओके? डिमांड तो सभी करते हैं कि हमको पावर दो, हमें दो, है ना? तो देयरफॉर कई सारे अदर प्रोविज़न भी दिए गए फेडरल से स्टेट सेटअप से कि जो है सैटिस्फाई कर सके इनकी ऑटोनॉमी की डिमांड को। जैसे कि हमने बताया ना आर्टिकल 371 जो है, जैसे कि उसका ए जो है वो नागालैंड को पावर देता है। नागालैंड हो गया, गोवा हो गया, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सब कई सारे स्टेट हैं जिनको स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से क्योंकि ये बैकवर्ड हैं, है ना? तो इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। कार्बी और दिमसा जो हैं जो ये ना ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ठीक है? इनको दी गई ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, व्हाइल बोडोज़ जो हैं उनको रिसेंटली ग्रांट की दी गई ऑटोनॉमस काउंसिल। काउंसिल जो है फिर सारे के सारे डिसीजन वगैरह लेते हैं वहाँ के, मतलब ये अपनी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये सेशनिस्ट मूवमेंट जो कि अलगाववादी जो मूवमेंट होते हैं ना, अलग होने की डिमांड करते हैं देश से, तो डिमांड करते थे ऑटोनॉमी की इज़्ज़त थी कि हाँ ठीक है, आप ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हो तो हम आपको थोड़ी और पावर दे देंगे। पर इसमें ना वेरियस प्रोविज़न भी दिए गए संविधान में ताकि जो है डाइवर्सिटी को लेकर के चला जा सके। 6th शेड्यूल में भी स्पेशल पावर्स दी गई ट्राइबल एरियाज़ को, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, ठीक है, अकॉर्ड साइन किए गए, इनको और पावर्स दी गई। ओके, पर डिफ़िकल्ट है, जो ग्रुप डिमांड करते हैं, सेपरेट होने की बात करते हैं, तो फिर तो आप यूनिटी पे
क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना देश की। हम जो है अपने देश को एकता के थ्रू आगे लेकर के चलना चाहते हैं, डाइवर्सिटी है तो उसको भी अकोमोडेट करके चल रहे हैं, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म लेकर के चल रहे हैं, आपको ज़्यादा पावर दे देंगे। आप ऑटोनॉमी माँग रहे हो, आपको दे रहे हैं ऑटोनॉमी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश से अलग होने की बात करो, है ना? ऐसे ग्रुप जो कि अलग होने की बात करते हैं, तो एक टाइम के लिए ये लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। कई बार जो है डिमांड कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली इनका जो एक पोज़ीशन बना के रखे हुए हैं कि अलग से देश बनाएँगे। तो कंट्री की लीडरशिप जो है ये प्रॉब्लम फेस करती है ना बहुत टाइम से। एटलीस्ट 2 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, उसमें तो बहुत ही देखने को मिलता है। 2 स्टेट का हम कंपैरिज़न करेंगे, समझेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में मिज़ो हिल जो है, उसको एरिया को एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया असम में। कुछ मिज़ोस जो थे, वो मानते थे कि वो लोग ना कभी भी पार्ट नहीं थे ब्रिटिश इंडिया के, मतलब वो ब्रिटिश के अंदर आते ही नहीं थे। इसलिए वो बिलॉन्ग ही नहीं करते, इंडियन यूनियन से बिलॉन्ग ही नहीं करते। मतलब कि ये लोग कह रहे थे कि हम तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है ही नहीं, है ना? जब हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे, तो हम इंडियन यूनियन का भी पार्ट नहीं है, ऐसी डिमांड कर मतलब बोल रहे थे ये लोग, ठीक है? तो मूवमेंट चलाया गया कि वो लोग कहते हैं कि अलग होंगे और उसको सपोर्ट भी मिल गया। असम गवर्नमेंट फेल हो गई थी इनको रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है? क्योंकि ना फेमाइन भी देखने को मिली थी 1959 में मीज़ो हिल में। ओके, तो मतलब कि सूखा पड़ गया, बेरोज़गारी जो कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो यहाँ पर अकाल सा पड़ गया था, तो ना इसको टैकल करने में असम गवर्नमेंट फेल हो गई। तो मिज़ोस थे वो लोग और गुस्सा हो गए, ठीक है? वो कहते हैं कि मिज़ो नेशनल फ्रंट उन्होंने बना ली थी, लीडरशिप थी लाल डेंगा की, ठीक है? तो ये जो पर्सन है इनकी लीडरशिप में जो है मिशो मिज़ो नेशनल फ्रंट बनाई गई, ठीक है? तो ये रिबेल बन गए, एकदम मतलब अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपीरियंस के बाद में जो फेमाइन देखने को मिली थी, जो अकाल पड़ गया था ना, तो उसकी वजह से उसके बाद में ना 1959 के बाद से इन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है? तो 2 दशक हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने फाइनली सेटलमेंट किया और साइन किया एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ में 1986 में, और ये जो है चीफ मिनिस्टर बन गए न्यूली क्रिएटेड स्टेट मिज़ोरम के। तो ऐसे जो है मिज़ोरम का फिर जो ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया गया। 1966 में एमएनएफ ने स्टार्ट कर दिया था आर्म्ड कैंपेन, ओके? इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब अलग होना चाहते थे वो देश से, है ना? मतलब मिज़ोरम वाला पार्ट जो है हमसे अलग होना चाहता था। तो 2 दशक तक ये सब चलता रहा, बैटल चली, मिज़ो इंसर्जेंट थे और इंडियन आर्मी जो है अपने देश को बचा रही थी और ये जो है हथियार उठाए हुए थे अलग होने के लिए। एमएनएफ गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, मतलब मारते थे और फिर छुप जाते थे। अब जो मराठा भी यही वाली प्रैक्टिस फ़ॉलो किया करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत खतरनाक होता है ये, ठीक है? तो जंगलों में अगर गुरिल्ला वॉरफेयर करो तो और ही खतरनाक, क्योंकि मार के एकदम से छुप जाते थे, है ना? तो ये जो इनको ना सपोर्ट भी मिला पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। अब देखो हमारे देश में अगर कोई प्रॉब्लम हो, बाहर का देश जो है इंटरफेयर ना करे, ऐसा हो सकता है। तो ये पाकिस्तान तो हमेशा नाक अड़ाता रहता है ना? तो ये जो है हमारे देश में अशांति फैले, ये लोग तो चाहते ही हैं। उस टाइम पे ना ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तो ये लोग क्या बांग्लादेश से शेल्टर लेने लगे, ईस्ट पाकिस्तान में शेल्टर लेने लगे, वहाँ पर रहने लगे, ठीक है? मतलब उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा है। अब सपोर्ट आपको पता नहीं है किस-किस तरीके का होता है, ठीक है? हथियार वगैरह भी सपोर्ट किए जाते हैं, दे देते हैं ये लोग, ताकि देश में अशांति मची रहे, ठीक है? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनने काउंटर किया ये जो इनके मतलब कि जो जवाब दिया इंडियन आर्मी ने भी कि ये लोग जो हरकतें कर रहे थे ना उसका, तो इससे ना जो कॉमन पीपल है वो उनको भी प्रॉब्लम झेलने को मिलती है ना? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिचुएशन जो खराब होती है एरिया में, आप सोचो तो फिर सारी चीज़ें अटक जाती है ना? तो एयर फ़ोर्स का भी यूज़ किया गया था एक बार तो यहाँ पर, ठीक है? तो इन मेजर्स की वज़ह से और ज़्यादा जो है गुस्सा हो गए थे लोग और एलियनेशन अलग-सा फ़ील करने लगे थे वो लोग, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द मतलब 20 सालों के बाद में जो इंसर्जेंसी है चलती रही तो थोड़ी कम हुई, ओके? तो मैच्योरिटी देखने को मिली पॉलिटिकल लीडरशिप में दोनों तरफ, तो एग्रीमेंट में पहुँचे। लाल डेंग जो थी उनके बारे में अभी हमने पढ़ा ना, तो वो ना एक्साइल पाकिस्तान में रह रहे थे, मतलब कि शरण ली हुई थी। फिर उसके बाद में मतलब कि ये पाकिस्तान में थे, फिर ये जो है इंडिया में वापस आए, बातचीत की इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से, राजीव गांधी जो है इनके साथ में बातचीत की, पॉजिटिव कंक्लूजन निकला, 1986 में पीस एग्रीमेंट हो गया, राजीव गांधी के साथ में इनका, ठीक है? और इस अकॉर्ड से मिज़ोरम जो है उसको फुल फ्लेज स्टेटहुड मिल गया, स्टेटहुड का दर्जा मिल गया, ओके, स्पेशल पावर्स भी दी गई एंड एमएनएफ ने एग्री किया कि जो अब ये सक्सेशनिस्ट जो स्ट्रगल है ना, मतलब अलग होने के लिए देश से, उसको खत्म कर देंगे। लाल डेंग चीफ मिनिस्टर बन गए थे, ओके, तो इस
रिकॉर्ड ने प्रूव किया कि टर्निंग पॉइंट देखने को मिला मिज़ोरम की हिस्ट्री में। अब वो देश का इंटीग्रल पार्ट थे, ओके, और जो अशांति थी वो शांति में भी बदल गई थी, है ना? तो मिज़ोरम एक पीसफुल प्लेस जो बन गई, ओके। और उसके बाद में जो है लिटरेसी वगैरह और डेवलपमेंट वगैरह भी होने लगा वहाँ पर। स्टोरी देखते हैं अब नागालैंड की, सिमिलर है मिज़ोरम से ही, एक्सेप्ट इट स्टार्टेड बहुत ही पहले से शुरू हो गई थी नागालैंड की स्टोरी तो, ओके। और अभी भी इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। तो आगामी ज़ापू फिज़ो जो थे, सेक्शन थे ये नागा से, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस चाहिए इनको इंडिया से, मतलब या अलग होना चाहते थे देश से 1959 में, ठीक है। फिज़ो जो थे ये जो लीडर थे, इन्होंने जो कई सारे ऑफर्स थे इनको नहीं माना बातचीत के, मतलब कि ये ना बातचीत नहीं करना चाहते थे। नागा नेशनल काउंसिल जो है लॉन्च की उन्होंने, आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार उठा लिए थे, मतलब कि ये अलग होना चाहते थे, तो यही था, हथियार उठा लेते थे अपने ही देश के खिलाफ। ओके, तो वॉयलेंट देखने को मिली चीज़ें कि क्या हो। तो कुछ सेक्शंस जो थे नागा के, उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया था गवर्नमेंट के साथ में, पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रेबेल जो थे ना, जो लोग चाहते थे कि अलग हो जाएँ, अलग से हमें पावर मिले, है ना? तो प्रॉब्लम नागालैंड में अभी भी है और फाइनल सॉल्यूशन अभी भी नहीं निकला है। तो वहाँ पर अभी भी ये इंसर्जेंट मूवमेंट चलता है। मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा माइग्रेशन देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिसकी वजह से स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम निकल के आती है। लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, तो जो बाहर से आते हैं ना लोग, जो माइग्रेंट्स हैं, उनकी वजह से एक तो अपने कल्चर को लेकर के लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे कल्चर को डाइल्यूट करेंगे ना, मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी निकल के आती हैं और बाहर से आ रहे हैं, अब उनको पास में ना खाना है, ना कपड़े हैं, ना एम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो हमारी चीज़ों को ले लेंगे, तो ऐसा भी कंसर्न निकल के आता है, ठीक है? तो इंडिया से देखें, अब्रॉड से देखें, मतलब कि कहीं से भी अगर जाते हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो वो समझते हैं कि ये इनक्रोचर्स हैं, जो हमारी जो कम रिसोर्स है, जैसे चीज़ की हमारी ज़मीन है, हमारे जो कॉम्पिटिटर बन जाएँगी, एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बाहर से आ रहा है, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल करेगा ना कि हमको भी जॉब चाहिए, तो कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा, है ना? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ और पॉलिटिकल पावर, ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी फिर, हाँ? तो इश्यू निकल के आता है पॉलिटिकल, मतलब कि पॉलिटिकल इश्यू भी बना है ये, कभी-कभी तो वॉयलेंट भी हो गया कई सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो बाहर के लोग एंटर करते हैं। असम में मूवमेंट चलाया गया था 1979 से 1985 में। बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक है? असामीज़ एक सस्पेक्ट किए थे कि बहुत सारे इल्लीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर्स थे जो बांग्लादेश से आए, असम में एंटर हुए थे। तो उनको लग रहा था कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये, इनको जो है वापस भेज दो। मतलब कि ये लोग अगर इनको भेजा भेजा नहीं जाएगा ना, तो जो हमारे मतलब इंडिजीनियस जो असामीज़ लोग हैं, जो पहले से असम में रह रहे हैं, वो लोग कम नंबर में हो जाएँगे, ये लोग ज़्यादा नंबर में हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप इनको नहीं भेजोगे तो। ओके, और इकोनॉमिक इश्यूज़ भी देखने को मिल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी थी असम में। डिस्पाइट हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज़ तो थी, ऑयल थी, टी था, कोल था, ये नेचुरल रिसोर्सेज़ तो है, फिर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी देखने वैसे भी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उतने डेवलप्ड नहीं थे। ऊपर से माइग्रेंट्स का इश्यू निकल के आ रहा है, जो बाहर से एंटर कर रहे हैं, है ना? अभी देखो यूएस कितना ज़्यादा पॉलिसीज़ लेकर के चल रहा है, इल्लीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ ऐसा उनको भगा रहे हैं, है ना? तो अपने देश के लोगों के ऊपर हर देश फ़ोकस करता है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है? तो ऐसा फ़ील किया गया कि ये जो है असम की जो चीज़ें हैं, असम की जो बेनिफिट्स, जो रिसोर्सेज़ हैं, वो सब बाहर भेजे जा रहे हैं और असम के लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है, तो एक स्टूडेंट ग्रुप है, ये एफ़िलिएटेड नहीं है, किसी पार्टी से ये जुड़ा नहीं है, बस स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इन्होंने एंटी फॉरेनर जो मूवमेंट चलाया, मूवमेंट जो है अगेंस्ट था, जो इल्लीगली हमारे देश में घुसते थे, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज़ जो बांग्लादेशी हमारे देश में एंटर हुए थे ना, अदर आउटसाइडर्स हैं वो लोग सब। तो ये फॉल्टी वोटर्स रजिस्टर किए जाते थे। ओके, तो लाखों इमिग्रेंट्स थे जो आए हुए थे, उनकी भी वोटर लिस्ट बना दी गई थी। तो मूवमेंट जो है डिमांड करता था इन आउटसाइडर्स जो एंटर हुए ना स्टेट में 1951 के बाद में जो भी एंटर हुए हैं, उनको वापस भेजा जाए। ये एगिएशन जो था, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था ये सब, तो कई सारे नोबल मेथड इन्होंने यूज़ किए
ठीक है? और कई सारे सेक्शंस जो असामी पीपल्स के थे, इनको सपोर्ट भी मिला स्टेट में भी कि हाँ, बाहर के लोगों को वापस भेजो, ठीक है? तो इसमें कई सारे ट्रेजिक एंड वॉयलेंट इंसिडेंट भी देखने को मिले, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लॉस हुई और लोगों की जानें भी गईं। मूवमेंट जो था इसने ब्लॉकेड करने की कोशिश की थी, जो ट्रेन्स वगैरह हैं, ठीक है? और सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम असम टू बिहार रिफाइनरीज़। असम से जो है ऑयल सप्लाई होता है बिहार रिफाइनरीज़ में, उसको भी स्टॉप करने की कोशिश की थी। इवेंचुअली 6 साल बाद जो है ये जो सिचुएशन थी तो राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट, राजीव गांधी थे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने बातचीत की जो स्टूडेंट्स के जो ग्रुप से उनके लीडर से, जिसकी वजह से एक असम अकॉर्ड साइन किया गया 1985 में। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो फॉरेनर्स हैं जो भी असम में आए थे ड्यूरिंग और आफ्टर द बांग्लादेश वॉर के बाद में जो भी आए और जो है उसके वॉर के टाइम पर आए तो उन सभी को आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा और उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा, ठीक है? तो सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया मूवमेंट का। ये जो ग्रुप था और असोम गण संग्राम परिषद ने ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह और असोम गण परिषद कहा गया उसको, ठीक है? ये पावर में आई 1985 में इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी फॉरेन नेशनल वाली प्रॉब्लम है ना, ठीक है? और जो भी इश्यू है उसको सॉल्व किया जाए और एक जो है गोल्डन असम हम बना कर के चलेंगे, लेके चलेंगे अपने असम को, तो ऐसी बात की इन्होंने। असम अकॉर्ड जो है पीस लेकर के आया, ठीक है? तो फेज़ जो था पॉलिटिक्स का असम में उसमें भी चेंजेज़ आए, ठीक है? बट इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इमिग्रेशन की। जो इश्यू है ना आउटसाइडर्स का अभी भी चलता है, ओके? तो ये इश्यू बना ही हुआ है असम की पॉलिटिक्स में और कई सारे अदर प्लेसेस में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो ये मेजर इश्यू है, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही मतलब चली आ रही है, ओके? त्रिपुरा में भी है। इन त्रिपुरा तो जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स है ना, जो पहले से हमेशा से जो त्रिपुरा में रहते आए हैं, तो वो ना रिड्यूस्ड हो गए हैं। माइनॉरिटी बची है बस, उनमें कम नंबर में हो गए हैं वो लोग। अपनी ही ज़मीन में कम नंबर में हो गए हैं, ठीक है? तो सेम फीलिंग जो है इस फीलिंग की वज़ह से ना लोग जो है अनफ्रेंडली हो जाते हैं, पसंद नहीं करते हैं बाहर के लोगों को। लोकल पॉपुलेशन जो है हॉस्टाइल है, जो चकमा रिफ्यूजीज़ आए थे ना मिज़ोरम में अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश से चकमा जो एक ग्रुप है, तो कम्युनिटी है, तो उनको भी बांग्लादेश से निकाला गया, तो वो हमारे देश में माइग्रेट करके आए थे। तो ये भी इश्यू निकल के आता है। तो ये देखो असम समझौता, तो ये अकॉर्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो इससे शांति आई थी, पर ये जो है सॉल्व नहीं हुआ अभी तक ये इश्यू। अब देखो सिक्किम का मर्जर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बना था इंडिया का, ठीक है? मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम सिक्किम को। इसका मतलब था कि ये पार्ट नहीं था इंडिया का, सिर्फ ना तो इंडिया का पार्ट था, ना ही फुली सोवरेन कंट्री था। सिक्किम का डिफेंस और फॉरेन रिलेशन थे, सिक्योरिटी वगैरह देखना और जो भी बाहर वाले देशों से रिश्ते देखना, तो वो सारा इंडिया देख रहा था। व्हाइल कुछ पावर जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की थी, ये चोकियाल सिक्किम मोनार्की की थी। मतलब सिक्किम में अभी भी राजा चला कर रहे थे, राजा का रूल होता था, है ना? तो ये अरेंजमेंट जो है डिफ़िकल्टी देखने को मिली चोगियाल को, क्योंकि ये डील नहीं कर पाए डेमोक्रेटिक जो एस्पिरेशंस थी लोगों की। अब जो देखो सिक्किम में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर राजा रूल कर रहे हैं। जो मतलब वो देख रहे हैं देश में कि भारत में तो भई डेमोक्रेसी है, लोग अपने वोट्स को एन्जॉय कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अपने रूलर को चुन रहे हैं। तो उनको भी लगा तो ना मेजॉरिटी ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन नेपाली भी थी, ठीक है? तो चोग्याल जो थे वो ना अ, मतलब कि ये छोटे से एक ग्रुप से आते थे जो लेपचा भूटिया कम्युनिटी थी, वो लोग रूल कर रहे थे इनके ऊपर, एक स्मॉल एलीट, है ना? कि जो कुछ फ्यू लोग रूल कर रहे थे, जो कि अपने आप को जो एलीट समझते ना, कि एलीट्स का रूल है यहाँ पर। तो ना एंटी चोगियाल लीडर्स जो थे बोथ द कम्युनिटीज से उनको सपोर्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए सिक्किम में, अब डेमोक्रेसी आ गई सिक्किम में 1974 में, ठीक है? तो सिक्किम में जो है फिर उसके बाद में ग्रेटर इंटीग्रेशन हुआ, सिक्किम जो है मिल गया था इंडिया में। तो असेंबली ने फर्स्ट जो स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट लिए पहले, तो फिर अप्रैल 1975 में रेजोल्यूशन पास किया कि हम जो है पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद में जो है
रेफरेंडम करवाया गया, तो अप्रूवल मिला लोगों से भी, तो इंडियन पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड सिक्किम जो है 22वां स्टेट बना हमारे देश का। चोग्याल जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्यों? अपनी पावर छोड़ना चाहेंगे ना, कई सारे राजा महाराजा थे हमारे देश में जो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है? क्योंकि अगर जो है डेमोक्रेसी आ गई तो इनका काम तो खत्म ना राजा महाराजा का, ये तो हेरिडिटरी रूल करते थे, राजा का बेटा राजा वाला, है ना? तो चोग्याल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस मर्जर को एंड उनके जो सपोर्टर्स थे बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलत तरीके से फोर्स को यूज करके जो है सिक्किम को अपने अंडर कर लिया है। तो मर्जर को एन्जॉय कर रहे थे, पॉपुलर सपोर्ट भी मिल रहा था, ठीक है? तो सिक्किम की पॉलिटिक्स में ऐसा डिवीजन वाला ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली थी, ठीक है? वहाँ के लोग भी चाहते थे भारत में मिलना। ओके, अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये जो केसेस हमने देखे हैं, इवन आफ्टर 75 इयर्स ऑफ 75 साल आज़ादी के बाद में भी ऐसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन के, ठीक है? अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, ये स्टेट में जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी अभी देखने को मिलती है। जो रीजनल एस्पिरेशंस है ये डिमांड होता है, ठीक है? तो डिमांड रही स्टेटहुड की, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, फिर ऑटोनॉमी, फिर सेपरेशन की बात करने लगे, तो मतलब ये डिमांड ना बढ़ती जाती है और डिमांड ये कहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है? तो अलग होने की बात करने लगते हैं। 1980s से हमने देखा टेंशन वगैरह देखी, तो कैपेसिटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की कितनी की हम जो है डिमांड्स को भी एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है? अकोमोडेट करके ले सकें जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं सोसाइटी के, है ना? तो इससे लेसन क्या मिलता है इन एग्जांपल्स जो हमने देखे। फर्स्ट एंड मोस्ट जो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमको लेसन मिलता है कि रीजनल एस्पिरेशंस इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है ये, ठीक है? एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इश्यू जो है, ये जो रीजनल इश्यूज़ वग़ैरह हैं, ये कहीं बाहर की बात नहीं है, ठीक है? पॉलिटिक्स से। ये जो है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इवन यहाँ पर ना एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि जो स्मॉल कंट्री जैसे कि यूके की बात करें, तो यहाँ पर ना 3 जो रीजनल एस्पिरेशन देखने को मिलती है, स्कॉटलैंड की, वेल्स की और नॉर्दर्न आयरलैंड की। स्पेन भी फेस करता है ये जो अलगाववाद वाले मूवमेंट, बस्क रीजन है स्पेन का, ऐसे ही श्रीलंका में तमिल्स जो हैं, तो हर हर कंट्री में ये इश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ी और डाइवर्स डेमोक्रेसी जैसे कि हमारी इंडिया है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसको डील करना होंगी ये जो रीजनल एस्पायरेशन है ना रेगुलर बेसिस पे, और नेशन बिल्डिंग तो एक प्रोसेस है जो कि चलता ही रहेगा। ओके, सेकेंड लेसन मिलता है कि वेस्ट बे की हम इन रीजनल एस्पिरेशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन से, है ना? मतलब बातचीत के थ्रू चीजों को सॉल्व किया जाए। जैसे कि सिचुएशन 80s में मिलिटेंसी जो कि पंजाब में इशू निकल के आया था, तो प्रॉब्लम वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी है। ओके, स्टूडेंट्स जो है असम के वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कश्मीर वैली में भी जो हमने सिचुएशन देखी है ना, तो इंस्टेड ऑफ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखते हुए, मतलब कि सिंपल कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेगोशिएट करना होगा बातचीत के थ्रू इन रीजनल मूवमेंट से, मतलब कि बातचीत के थ्रू ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसकी वजह से जो है फिर बातचीत हुई, चीजें सॉल्व हो गई, तो टेंशन कम हो गई कई सारे रीजन में। जैसे कि एग्जाम्पल हमने मिजोरम का देखा है ना, तो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गया, तो प्रॉब्लम जो है सेपरेटिज्म की उसको सॉल्व कर लिया गया। ओके, थर्ड लेसन मिलता है कि जो सिग्निफिकेंस पावर शेयरिंग का, कि पावर को शेयर करो, है ना? तो ये सफिशिएंट नहीं है कि आपने फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो बना दिया। बिसाइड जो ग्रुप और पार्टीज है रीजन में, तो उनको पावर भी देनी होगी स्टेट लेवल पर। तो स्टेट को स्पेसिफिक पावर दी जाती है। सिमिलरली इतना काफ़ी नहीं है कि स्टेट है जो उस रीजन जो की बात कर रहे हैं हम, तो उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए उन मैटर्स में। ओके, तो रीजन जो है, मतलब कि जो रीजन है उनको ऑटोनॉमी है उनके मैटर में, क्योंकि अलग-अलग सारे के सारे जो रीजन हैं, सारे के सारे स्टेट से ही तो पूरा भारत बना है ना, है ना? तो रीजन जो है शेयर करते हैं, डिसाइड करें डेस्टिनी ऑफ द नेशन। रीजन ही तो डिसाइड करेंगे कि आगे का भविष्य क्या रहेगा हमारे देश का, है ना? अगर रीजन्स जो है उनको शेयर नहीं दिया जाएगा नेशनल लेवल की डिसीजन मेकिंग में, तो फीलिंग ऑफ इनजस्टिस और एलियनेशन उनको फील होगा, ठीक है? मतलब उनका भी तो से होना चाहिए कि वो भारत के है ना, तो उनको अपने रीजन को डेवलप करना है, साथ-साथ देश को भी आगे लेकर के चलना है। ओके, तो फीलिंग ऑफ इनजस्टिस ना हो।
चौथा लेसन है कि रीजनल इम्बैलेंस जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अगर आप बात करो ना तो बिहार की सिचुएशन देखो, वहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट का भी इश्यू देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ भी ढंग का नहीं देखने को मिलता है ना? बहुत ही करप्शन है। और वहाँ पर ना हॉस्पिटल ना कुछ भी चीज़ें ढंग की नहीं देखने को मिलती, ठीक है? क्राइम रेट भी रहता है। और अगर केरला का देखिए वहाँ पर लिटरेसी वगैरह, साउथ में तमिलनाडु वगैरह, तो वहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट है ना? तो वो स्टेट आगे लेकर के चल रहे हैं अपनी चीज़ों को। यहाँ पर करप्शन है, चीज़ों को खाया जा रहा है। तो ये क्या होता है इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक स्टेट तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और एक स्टेट बिल्कुल नहीं डेवलप्ड, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है ना? तो इसकी वजह से रीजनल डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आ जाती है। तो रीजनल इम्बैलेंस जो है इंडिया के डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस किया गया है, क्योंकि कुछ स्टेट जो है अच्छे से पॉलिसीज़ को लेकर के चले, वहाँ पर अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, पर कुछ स्टेट में करप्शन चीज़ों को खा गया। तो नेचुरली बैकवर्ड स्टेट्स हैं और बैकवर्ड रीजन जो है, वो जो स्टेट्स हैं ना फ़ील करते हैं बैकवर्डनेस, ठीक है? तो उनको एड्रेस करना होगा प्रायोरिटी बेसिस में और पॉलिसीज़ बनानी होंगी इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि जो है जो ये इम्बैलेंस वगैरह जो है इनको खत्म किया जा सके, है ना? और जिसकी वज़ह से इम्बैलेंस हुआ है उस पॉलिसी को टारगेट करना होगा, ओके सपोर्ट करना होगा, ताकि जो है ये रीजनल इम्बैलेंस जो है ना इसको खत्म किया जा सके। अगर स्टेट गरीब रहते रहेंगे, अगर कुछ स्टेट जो है गरीब होते रहेंगे और कुछ जो स्टेट्स है बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते रहेंगे, तो उसकी वज़ह से रीजनल इम्बैलेंस होगा और इंटर रीजनल माइग्रेशन भी होगा। तो जो मतलब कि जैसे कि लोग नहीं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जो है माइग्रेट करते हैं, वैसे ही जो है डेवलप्ड स्टेट में माइग्रेट करते हैं लोग, जाते हैं वहाँ पर क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी अच्छी चाहिए, है ना? तो फाइनली जो है एप्रिशिएट करना होगा, जो दूरदृष्टि थी ना हमारे संविधान बनाने वालों की, कि इन क्वेश्चन को भी डील किया उन्होंने डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ जो है ना असिमेट्रिकल फेडरलिज्म देखने को मिलता है। इंडिया एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट दिया, कुछ स्टेट को है ज़्यादा पावर भी दी गई, कुछ स्टेट को जो है स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए, ओके ताकि उनका ज़्यादा मतलब कि जो बैकवर्ड है उनको थोड़ा सपोर्ट किया गया। जैसे नहीं, जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिजर्वेशन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। तो कई सारे स्टेट्स हैं उनको इक्वल पावर्स हैं, ठीक है? कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर को इनका प्रोविज़न तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग था। पर हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी दिए गए। आर्टिकल 370 जो है स्पेशल प्रोविज़न था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको एब्रोगेट किया गया, मतलब खत्म कर दिया गया 2019 में। 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अलाउ करते हैं डिफरेंट ट्राइब्स हैं वो कंप्लीट कर सके ऑटोनॉमी वगैरह, मतलब 6th शेड्यूल में ना ऑटोनॉमी दी गई है ट्राइबल एरियाज़ को। मेघालय, ठीक है, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम, ये 4 स्टेट्स आते हैं 6th शेड्यूल में, इनको ऑटोनॉमी दी गई है, इनकी ट्राइबल एडवाइज़री काउंसिल होती है। ये अपने कल्चर को, अपनी प्रैक्टिसेज़ को आगे लेकर के चल सकते हैं, अपने लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है? जो इनके लॉज़, कस्टमरी लॉज़ हैं, उसको लेकर के चल सकते हैं, है ना? तो ये जो प्रोविज़न है क्रूशियल है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो एक्स्ट्रा सपोर्ट किया गया है स्टेट को, ओके? तो तो क्या चीज़ है जो इंडिया को अलग करती है दूसरी कंट्री से जो सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे देश में बस सेपरेटिज्म का इश्यू देखने को मिलता है, वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे देश का इतना अच्छा है, फ्लेक्सिबल है कि जो कि सारी डाइवर्सिटी को साथ में लेकर के चलते हैं, अकोमोडेट करते हैं। ओके, स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं संविधान में, हर किसी का ध्यान रखा गया है। तो हमारे यहाँ जो रीजनल एस्पिरेशन है ना, उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता कि वो जो है सेपरेटिज्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना? कि अलग-अलग होने की डिमांड करने लगे। पर जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है रीजनलिज्म को और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कि वो पार्ट है रीजनलिज्म भी, हाँ। तो रीजनलिज्म जो एस्पिरेशंस है उसको भी लेकर के चलते हैं हम। यहाँ पर देखो राजीव गांधी के बारे में दिया हुआ है, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे 1984 से 1989 तक। बेटे थे इंदिरा गांधी के, ओके, इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे 1980s के बाद में। इन्होंने एग्रीमेंट भी किए जो हमने पढ़े ना, पंजाब में, मिज़ोरम में, स्टूडेंट्स यूनियन असम में। तो बातचीत के थ्रू प्रेस किया कि इकोनॉमी और ओपन हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आए, कंप्यूटर आया था देश में, ओके, इनके टाइम पीरियड में सेंड किया था इन्होंने इंडियन आर्मी कंटिंजेंट श्रीलंका में, ताकि जो है गवर्नमेंट जो है डील कर सके। सिन्हाला तमिल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि जो है ना क्या हुआ था कि सिन्हालीज़ लैंग्वेज इम्पोज़ कर दी गई थी तमिल कम्युनिटी के ऊपर। ओके, तो लैंग्वेज का इश्यू देखने को मिला था यहाँ पर भी, और जो है ज़्यादा स्पेशल पावर, स्पेशल सब कुछ दिया जा रहा था सिन्हालीज़ कम्युनिटी को, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है?
पर इनकी जो है फिर राजीव गांधी की जो है हत्या कर दी गई थी। एलटीटी जो ग्रुप था, ठीक है, सुसाइड बॉम्बर बन के लोग एक इंसान ने। ओके, तो फिर अभी यहाँ पर देखो गोवा का लिबरेशन, गोवा की आज़ादी कैसे हुई थी, ठीक है? तो ऑल्थो हमारा ब्रिटिश एम्पायर वगैरह जो देश में था वो खत्म हो गया था, ठीक है? 1947 में पोर्चुगल का कंट्रोल था गोवा में। ओके, तो इन्होंने मना कर दिया था विथड्रॉ होने से, गोवा को छोड़ने को। गोवा, दमन एंड दीव पे इनका कंट्रोल था पोर्चुगल का। तो 16th सेंचुरी से ये लोग कंट्रोल किए हुए थे गोवा को, ठीक है? तो इतना लंबा रूल पोर्टुगीज़ जो थे, पर पोर्टुगीज़ ना यहाँ पर आकर के बसे भी थे, ठीक है? बोलते थे कि यहाँ पर आकर के शादी करो, यहाँ पर रहो, ठीक है? तो पोर्टुगीज़ ने सप्रेस किया था पीपल ऑफ गोवा को, और उनको जो जनता थी गोवा की, और उनको सिविल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे। इनका फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन कराया जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। आफ्टर इंडिया की जो आज़ादी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि पेशेंटली परस्यूएड करें, मतलब मना लें, ठीक है, पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट कि आप चले जाओ, है ना? आज़ादी के बाद आपको बोला, शांति से बोल रहे हैं चले जाओ, वरना बाद में जो है हाथ उठेगा, है ना? तो देयर स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट को देखने को मिला गोवा की फ्रीडम के लिए, ठीक है? तो ये बढ़ता गया। सोशलिस्ट सत्याग्रही जो थे महाराष्ट्र से, फाइनली दिसंबर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर हाथ उठाया, है ना? आर्मी भेजी जिसने लिबरेट किया, फिर टेरिटरीज़ जो भी कब्ज़े में थी, जो पोर्टुगीज़ ने कब्ज़ा करके रखा था, ठीक है? 2 दिन के एक्शन में गोवा, दमन एंड दीव जो है, फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया इनको, ठीक है? तो फिर अनदर कॉम्प्लिकेशन जो है देखने को मिली। महाराष्ट्रवादी गोमक पार्टी जो थी, ये सेक्शन था जो कि डिज़ायर करते थे कि गोवा जो है मराठी स्पीकिंग एरिया जो है उसको मर्ज कर दिया जाए महाराष्ट्र के साथ। पर कई सारे जो गोवा के लोग जो थे उनकी सेपरेट गोवा की आइडेंटिटी थी, कल्चर था, वो की और कोंकणी लैंग्वेज बोला करते थे। तो उनकी भी अलग वो लेकर के चल रहे थे यूनाइटेड गोवा पार्टी, तो यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में भिड़ गई, है ना? तो जनवरी 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल ओपिनियन पोल करवाया। ओके, तो गोवा के लोगों से पूछा कि क्या डिसाइड करें, क्या वो महाराष्ट्र में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर सेपरेट रहना चाहते हैं। तो रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर था, जिसमें जो लोग थे ना उन लोगों की विश पूछी गई। तो मेजोरिटी ने वोट किया कि वो जो है अलग रहना चाहते हैं महाराष्ट्र से। तो गोवा जो है यूनियन टेरिटरी रहा, फिर 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया इंडियन यूनियन का, ठीक है? तो ये हो गया गोवा का। अभी चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।